दोस्तों, क्या आपने इतिहास में कभी किसी ऐसी रानी का नाम सुना है जिसने ना सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि एक ऐसी सेना बनाई जिसे आज के शब्दों में आत्मघाती दस्ता कहा जा सकता है। उन दिनों जब अंग्रेज हर तरफ जीत रहे थे, तब एक महिला छाया की तरह चुपचाप अपनी सेना तैयार कर रही थी। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, बदला और आजादी। यह कहानी है रानी वेलु नाचियार की, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी महिला योद्धाओं की खास टुकड़ी बनाती है। एक ऐसी टुकड़ी जो मौत से नहीं डरती थी। लेकिन असली झटका तब आता है जब उस रात अंग्रेजों के बारूदों के गोदाम में अचानक एक विस्फोट होती है और सब कुछ राख हो जाता है। कौन थी वह महिला जिसने खुद को आग लगा ली ताकि अपनी रानी का बदला और अपनी मातृभूमि को आजादी मिल सके? क्या था उस सुसाइड स्क्वाड का सच जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी? इस वीडियो में जानिए कैसे रानी वेलु नाचियार और उनके बलिदानी सैनिकों ने इतिहास में सबसे पहला सुसाइड अटैक रचा और क्यों आज भी उनकी कहानी भारत की मिट्टी में गूंजती है। अगर आप सोचते हैं युद्ध सिर्फ तलवार और ढाल से लड़े जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। रहस्य और बलिदान की इस अनकही कहानी को आखिरी तक जरूर देखें। रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था। वह रामनाट के राजा चेलामुथु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ, जहां बचपन से ही उन्हें राजकुमारी के रूप में पाला पोसा गया। रामनाट का राज्य उस समय एक संपन्न और शक्तिशाली राज्य था। छोटी उम्र से ही वेलु नाचियार में एक अलग ही तेजस्विता थी। वह सामान्य राजकुमारियों की तरह गुड़ियों से नहीं बल्कि तलवारों, घोड़ों और राज्यकाज की बातों में दिलचस्पी रखती थी। राजकुमारी वेलु नाचियार की शिक्षा किसी सामान्य शिक्षा से बिल्कुल अलग थी। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया था कि उनकी शिक्षा में केवल साहित्य और संगीत ही नहीं बल्कि युद्ध कला और शासन की बारीकियां भी शामिल हो। उन्हें युद्ध कला, तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। वह बलारी और सिमलंबन जैसे पारंपरिक तमिल युद्ध कलाओं में निपुण हो गई। साथ ही उन्हें भाषा, साहित्य, इतिहास, दर्शन और राजनीति की भी गहन शिक्षा ली। इस संपूर्ण शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि वेलु नाचियार सिर्फ एक घुड़सवार योद्धा ही नहीं बल्कि एक रणनीतिकार और बुद्धिमान शासक बनकर उभरी। एक शिक्षित, सुसंस्कृत और युद्ध कला में निपुण राजकुमारी का विवाह भी एक योग वर से ही होना था। सन 1746 में जब वेलु नाचियार 16 वर्ष की थी, उनका विवाह शिवगंगा के राजा मुदुत उदय थेवर से हुआ। यह विवाह न सिर्फ दो लोगों का मिलन था बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों रामनाट और शिवगंगा का एक रणनीतिक गठबंधन भी था। विवाह के बाद वेलु नाचियार शिवगंगा की रानी बनी और उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था वेलाची। लेकिन यह खुशहाली लंबे समय तक नहीं टिक पाई। यह वह दौर था जब भारत की धरती पर एक विदेशी सत्ता अपने जहरीले नंगे पांव पसार रही थी, जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी नजर थी दक्षिण भारत पर और इसमें सबसे बड़ा उनका वादक था मैसूर का शेर हैदर अली। ब्रिटिश हुकूमत ने एक शातिर चाल चली। उन्होंने अपनी कठपुतली बनाया आरकट के नवाब को। मकसद साफ था, हैदर अली के संभावित सहयोगियों को बर्बाद करना। और इस नजर में आया एक स्वाभिमानी स्वतंत्र राज्य शिवगंगा। शिवगंगा का राजा उदय थेवर किसी की गुलामी स्वीकार करने वालों में से नहीं था। उन्होंने आरकट के नवाब और उसके ब्रिटिश आकाओं को टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। यह इनकार एक चिंगारी साबित हुआ जिसने एक जंगल की आग को जन्म दे दिया। 25 जून 1772 का वह काला दिन जब इतिहास ने करवट ली। आरकट की सेना, जिसकी रग रग में ब्रिटिश धोखेबाजी और मक्कारी का खून दौड़ रहा था, उसने शिवगंगा पर धावा बोल दिया। यह कोई सम्मानजनक युद्ध नहीं था, यह एक सुनियोजित कत्लेआम था। ब्रिटिश अफसरों की कमान में ब्रिटिश हथियारों से लैस ब्रिटिश फौजियों की मदद से यह हमला हुआ। राजा उदय थेवर ने अपनी सेना के संग वीरता की अमर गाथा लिखी। वह मैदान जंग में एक सिंह की तरह लड़े, लेकिन विश्वासघात
और तोपों के सामने तलवार कितनी देरी टिक पाती। और फिर वह घड़ी आई, राजा वीर गति को प्राप्त हुआ। शिवगंगा का सिंहासन खून से रंग गया। यह सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, यह एक साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा था। जीत के नशे में चूर आर्कट और ब्रिटिश फौजों ने शिवगंगा के महल में नरसंहार मचा दिया। हर तरफ खून खराबा, लाशें और चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन इस नर्क के बीच अपनी बच्ची को संभालती हुई रानी वेलु नाचियार महल से भाग निकलती है। उनकी आंखों में अपने पति का खून था, उनके कानों में उनकी प्रजा की चीखें गूंज रही थी। उनके हृदय में एक ही भावना थी, प्रतिशोध, बदला। वह एक शपथ लेती हैं, या तो अपना राज्य वापस लेकर रहूंगी या इसी संघर्ष में अपने प्राण दे देंगी। उनका कोमल हृदय अब लोहे की तरह कठोर हो चुका था। राजकुमारी वेलु मर चुकी थी, उसकी जगह क्रांतिकारी वेलु नाचियार ने ले ली थी। अगले 8 वर्ष रानी की गुप्त यात्रा के वर्ष थे। वह सिर्फ भाग नहीं रही थी, वह एक महाविजय की रणनीति बना रही थी। रानी वेलु नाचियार ब्रिटिश सेना से बदला लेने के लिए महिलाओं की फौज तैयार करती है। इस सेना का नाम रखा गया अष्टलक्ष्मी सेना। यह नाम सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह एक रणनीति थी। यह सेना रानी की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों को कभी शक नहीं हुआ कि यह साधारण दिखने वाली महिलाएं उनके विनाश की योजना बना रही हैं। साल 1772 शिवगंगा पर कब्जा हो चुका है। रानी वेलु नाचियार जंगलों में छिपी एक शिकारी की तरह अपने पलटवार की सही घड़ी का इंतजार कर रही है। लेकिन अकेले हाथ में तलवार लेकर उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य से टकराना आत्महत्या के समान था। उन्हें एक ऐसे सहयोगी की तलाश थी जिसकी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सके। और उनकी नजर टिकी दक्षिण के सबसे शक्तिशाली शासक पर, हैदर अली। रानी वेलु नाचियार गुप्त मार्गों से छुपते छुपाते अंततः वह मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पहुंची। एक आपदस्थ रानी का एक विशाल साम्राज्य के दरबार में जाना यह अपने आप में एक साहसिक कार्य था। जब रानी वेलु नाचियार हैदर अली के सामने पेश हुई तो उन्होंने दया या भीख नहीं मांगी। उन्होंने एक रणनीतिक गठबंधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपने पति की शहादत की दुखद कहानी सुनाई, ब्रिटिश और आर्कोट के नवाब की क्रूरता का ब्यौरा दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने हैदर अली को समझाया कि शिवगंगा पर ब्रिटिश कब्जा उनके अपने साम्राज्य के लिए सीधा खतरा है। अगर ब्रिटिश शिवगंगा पर मजबूती से काबिज हो गए तो वह मैसूर पर हमला करने के लिए एक और मजबूत गढ़ बना लेंगे। हैदर अली एक दूरदर्शी और बहादुर सेनापति थे। उन्होंने रानी की बात में केवल एक मदद की गुहार नहीं बल्कि एक सुनहरा रणनीतिक अवसर देखा। शिवगंगा में एक मित्र शासक का सत्ता में आना ब्रिटिश के खिलाफ उनकी लड़ाई में एक और मोर्चा खोलने जैसा। हैदर अली ने न केवल रानी को शरण दी बल्कि उनकी सेना को पुनर्गठित करने के लिए भरपूर सहायता प्रदान की। यह समर्थन केवल आश्वासन तक सीमित नहीं था। हैदर अली ने रानी को 5000 पैदल सैनिक और घुड़सवार सेना की एक मजबूत टुकड़ी दी। उन्होंने रानी की सेना को तोपें और बंदूकें जैसे आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए, जिससे उनकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई। युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई। यह गठबंधन दया का एक पात्र नहीं बल्कि 2 समान साझेदारों के बीच एक सैन्य संधि थी। हैदर अली ने रानी में एक योग्य और दृढ़ निश्चयी सहयोगी देखा और रानी को अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए एक शक्तिशाली सहारा मिला। और इस तरह एक आपदस्थ रानी और मैसूर के टाइगर के बीच यह मुलाकात भारत के इतिहास का रुख मोड़ने वाली साबित हुई। अब रानी वेलु नाचियार के पास सिर्फ एक इरादा नहीं था, अब उनके पास एक विजयी सेना थी। रानी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी महिला योद्धाओं की एक गुप्त इकाई, अष्टलक्ष्मी सेना। इसमें से कुछ युवतियां जासूस के रूप में काम करती थी। इन्हीं में से एक थी क्वेली और अन्य जासूसों ने पता लगाया कि ब्रिटिश सेना ने अपना सारा गोला बारूद और हथियार शिवगंगा के एक मंदिर के अंदर जमा कर रखे हैं। ब्रिटिश की यह चाल बहुत शातिर थी। वे जानते थे कि भारतीय सैनिक एक पवित्र मंदिर पर हमला करने से हिचकिचाएंगे और इस तरह उनका हथियारों का भंडार पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यह जानकारी मिलते ही
रानी के मन में एक दुस्साहसिक योजना ने जन्म ली। अगर ब्रिटिशों का पूरा हथियार भंडार नष्ट हो जाए तो वे बिना हथियारों के रह जाएंगे और आसानी से हराए जा सकेंगे। लेकिन सवाल यह था कि मंदिर के अंदर छिपे उस भंडार को कैसे नष्ट किया जाए। रानी वेलु नाचियार ने एक मास्टर प्लान बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन रुद्र, और इस मिशन का नेतृत्व सौंपा गया उनकी सबसे वफादार और निडर कमांडर इन चीफ क्वेली को। क्वेली सिर्फ एक सैनिक नहीं थी, वह रानी वेलु नाचियार की सबसे वफादार कमांडर इन चीफ थी। रानी ने उन्हें एक साधारण महिला से एक घातक योद्धा बनाया था। क्वेली के लिए रानी और शिवगंगा का सम्मान ही सब कुछ था। जब मंदिरों में हथियारों की जानकारी मिली तो रानी ने एक दल भेजने की योजना बनाई। इस दल का काम था मंदिर में घी और तेल ले जाकर बारूद पर डालना और फिर आग लगा देना। लेकिन इस मिशन में सफलता का एक ही रास्ता था, पूरा भंडार एक साथ और तेजी से जलना चाहिए। क्वेली ने यह जिम्मेदारी ली। उन्होंने रानी को समझाया कि अगर वह सामान्य तरीके से आग लगाएंगी तो ब्रिटिश सैनिक आग बुझा सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं। मिशन विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो निर्णायक होगा। उन्होंने खुद को ही ज्वलनशील पदार्थ में सना हुआ एक जीवित मसाल बनाने का फैसला किया। इससे आग इतनी तेजी और व्यापक से फैलेगी कि उसे बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। यह फैसला एक योजना नहीं बल्कि देश और अपनी रानी के प्रति सर्वोच्च प्रेम और वफादारी का प्रतीक था। हमले के लिए दिवाली का दिन चुना गया क्योंकि उस दिन मंदिर में भीड़ का फायदा उठाया जा सकता था। क्वेली और उनकी टीम भक्तों की भीड़ में घुल मिल गई। क्वेली और उनकी टीम पूजा की टोकरियों को लेकर मंदिर में प्रवेश करती है। टोकरियों में फूल के नीचे घी और तेल के बर्तन थे। वे बिना किसी शक के मंदिर के अंदरूनी हिस्से में उस गोदाम तक पहुंच जाती है। फिर पूर्व निर्धारित संकेत मिलते ही ऑपरेशन शुरू होता है। महिला योद्धाओं ने तेजी से टोकरियों से घी और तेल के बर्तन निकाले और बारूद के ढेर पर उड़ेलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक ब्रिटिश गार्ड को शक हो गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब पल भर की देरी थी और पूरी योजना विफल हो सकती थी। और तब क्वेली ने वह किया जिसकी कल्पना भी दुश्मन नहीं कर सकता था। क्वेली ने अपने ऊपर तेल का पूरा बर्तन उड़ेल लेती है और एक दिए की लौ से स्वयं को आग लगा लेती है। वह एक जलती हुई मसाल बनकर बारूद की सबसे बड़ी ढेर पर कूद जाती है। ब्रिटिश सेना का पूरा शस्त्रागार, उनकी तोपों के गोले बारूद, सब कुछ एक ही झटके में नष्ट हो जाता है। क्वेली ने अपने प्राणों की आहुति देकर रानी के लिए विजय का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद 1780 में ही रानी वेलु नाचियार ने अपनी संयुक्त सेना के साथ शिवगंगा पर जोरदार हमला बोल दिया। बिना हथियारों के ब्रिटिश और आर्कोट की सेना टिक नहीं पाई। रानी ने अपना खोया हुआ राज्य वापस छीन लिया और एक बार फिर शिवगंगा की वीर रानी के रूप में सिंहासन पर आसीन हुई। यह विजय सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक रानी के अटल संकल्प और एक वफादार योद्धा के अद्वितीय बलिदान की अमर गाथा थी। क्वेली भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी आग ने सिर्फ बारूद को ही नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता की पहली चिंगारी को भी सुलगा दिया। जय हिंद, जय भारत।